नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं अभी हमने पिछले 4 पार्टों में आपको एमसीक्यू, बायोलॉजी के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सीरीज लेकर आए हैं। जो हमारे लघुत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, वो 36 नंबर के आते हैं। यानी कि 12 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। तो उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और एक बेहतरीन सेशन हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएंगे और आप बहुत ही अच्छे ध्यान से इनको सुनेंगे और अपने बढ़िया से नोट्स बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर बार आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा, हर बार आता है और इससे बहुत ही लगाव है एग्जामिनर को। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो शुरू करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, पहले इसकी खोज की बात करेंगे। इसकी जो खोज की थी वो नवाशिन ने की थी। नवाशिन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1898 ईस्वी में फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में इसकी खोज की थी। किसने की थी? नवाशिन ने 1898 ईस्वी में फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो होता क्या है। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन का होना ही, एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन का होना ही क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन का होना क्या कहलाता है? दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहलाता है। अब देखिए, दोहरा जो निषेचन होता है ये किन पौधों में होता है? जितने भी पुष्पीय पादप हैं, यानी जितने भी पुष्प वाले यानी फूल वाले पौधे जो होते हैं, उन सभी में दोहरा निषेचन होता है। अर्थात पुष्पीय पादप कौन से होते हैं? आवर्त बीजी। जो आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पुष्पीय पौधे कहते हैं। तो ये आवर्त बीजियों की विशेषता होती है दोहरा निषेचन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दोहरा निषेचन किन पादपों में होता है। तो प्यारे बच्चों, जो दोहरा निषेचन जो होता है वो आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी डेफिनेशन होगी। अब देखिए, खोज हो गई, पौधा हो गया और दोहरा निषेचन हो गया। अब इसे समझते हैं। देखिए, ये क्या है? ये बीजांड है। ठीक है, ये बीजांड है और ये भ्रूणकोश है। ठीक है, भ्रूणकोश में अब देखिए ये क्या होता है। जो भ्रूणकोश होता है हमारा, उसमें ये ऊपर वाले जो आपको ये दिख रही होंगी 3 सेल्स दिख रही हैं आपको, इन तीनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वीमुख सेल्स कहते हैं, पृथ्वीमुख कोशिकाएं कहते हैं। ये तीनों कौन सी होती हैं? तीनों सेल्स जो होती हैं, तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वीमुख कोशिकाएं कहते हैं। पृथ्वीमुख कोशिकाएं। पृथ्वीमुख कोशिकाएं हो गई। ठीक है, ये तीनों पृथ्वीमुख कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। अब देखिए, ये जो होते हैं, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो केंद्रक हैं, इनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इनको क्या क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ये द्वितीयक केंद्रक हो गए। अब ये जो है, ये वाली, ये और 5 जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो दोनों होती हैं, ये इन दोनों को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और ये जो बीच वाली जो होती है, बीच वाली, आपको बीच वाली दिखाई दे रही होगी, इस बीच वाली को हम क्या बोलते हैं? एग कोशिका, यानी एग सेल। ठीक है, अंड कोशिका, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। ये होगी हमारी अंड कोशिका।
ठीक है, फिर से देखेंगे डायग्राम को। ऊपर वाली तीनों जो कोशिकाएं हैं ये क्या होती है, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। ये जो बीच में आपको दो दिखाई दे रहे हैं, दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, द्वितीयक केंद्रक होते हैं। और ये नीचे जो तीन सेल्स हैं, इसमें से बीच वाली जो सेल्स होती है वो अंडकोशिका होती है, जिसे हम एग सेल बोलते हैं। और पास के जो दो हैं, इनको हम इसके जो एग सेल के बराबर में जो दोनों कोशिकाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसे देखिए, ये होता है परागकण। ये हमारा परागकण है, पोलन ग्रेन्स, इसे हम क्या बोलते हैं, परागकण। ये परागकण होता है प्यारे बच्चों। और इस परागकण में ये दो केंद्रक दो नरयुग्मक होते हैं। कितने होते हैं, ये दो नरयुग्मक हैं। एक परागकण में दो क्या पाए जाते हैं, नरयुग्मक, दो नरयुग्मक होते हैं एक परागकण में। पुष्प में जो वर्तिकाग्र होती है, उस वर्तिकाग्र पर एक पुष्प में पोलन ग्रेन्स यानी परागकणों की जो संख्या होती है लाखों में होती है, लाखों में परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक परागकण में दो नरयुग्मक होते हैं। अब देखिए होता क्या है, देखिए यहां से क्या होती है, यहां ये होती है पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब। ये हमारी है पोलन ट्यूब, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, पराग नलिका कहते हैं, पराग नलिका। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। मान लीजिए यहां से ये एक परागकण है, ये परागकण आते हैं इस पराग नलिका के द्वारा, और ये कहां पर पहुंचते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं भ्रूण कोश में। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हमारी पराग नलिका है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब, पराग नलिका। ये पराग नलिका होगी। ठीक है, इसी पराग नलिका के द्वारा जो परागकण होते हैं वो भ्रूण कोश में पहुंचते हैं। अब देखिए होता क्या है, एक जो परागकण होता है, एक परागकण तो किससे जुड़ जाता है, एग सेल से, एक परागकण एग सेल से, और जो दूसरा जो परागकण होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए एक परागकण तो यहां पर जुड़ गया, ये आ गया, ये एग सेल के साथ में ये जुड़ गया, एक परागकण ये जुड़ गया, और एक परागकण हमारा क्या जुड़ गया आता है, यहां पर जुड़ जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें तो जो हमारा ये है, ये परागकण है, इसमें परागकण में क्या है, ये हमारे नरयुग्मक है। ठीक है, ये जो नरयुग्मक है, यानी कि एक नरयुग्मक तो एग सेल से यानी कि अंडकोशिका के साथ निषेचित, अंडकोशिका को निषेचित करता है, और दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक को क्या करता है, निषेचित करता है। और यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, दोहरा निषेचन कहलाता है, या डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। देखिए देखिए, अर्थात जब एक नरयुग्मक एक अंडकोशिका से और दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचन करता है, या द्वितीयक केंद्रक को निषेचित करता है, संनिहित करता है, वो क्या कहलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या दोहरा निषेचन कहते हैं। तो यही देखिए, अब परिभाषा देखिए इसकी, जब एक नरयुग्मक अंडकोशिका से और दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से संनिहित होता है, संनिहित का मतलब होता है निषेचन करना, निषेचित होना, संनिहित होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। तो आई बात समझ में, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब एक नरयुग्मक तो अंडकोशिका से और दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से संनिहित होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। अब देखिए और ऐसे थोड़ी सी इजी वर्ड्स में समझेंगे, इजी भाषा में समझेंगे। देखिए ये दो नरयुग्मक है, दो नरयुग्मक है हमारे, और इनमें से एक जो नरयुग्मक होगा, एक नरयुग्मक यानी प्रथम तो अंडकोशिका के साथ, ठीक है, और दूसरा जो होता है द्वितीयक केंद्रक के साथ। जब एक अंडकोशिका से यानी प्रथम तो अंडकोशिका से के साथ संनिहित हो जाता है, और दूसरा नरयुग्मक जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ संनिहित हो जाता है। तो जब ये संनिहित हो जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, देखो कितना इजी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन हमने देखा है, किया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बड़ा पसंद आया होगा, और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हम। और अभी हम इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा बहुभ्रूणता।
बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता क्या है? देखिए बहुभ्रूणता को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुभ्रूणता क्या होती है, सबसे पहले इस बात करते हैं इसकी खोज की। देखिए इसकी जो खोज की थी एक वैज्ञानिक है नॉल। बहुभ्रूणता जो एक वैज्ञानिक नॉल नहीं, जो बहुभ्रूणता की जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1791 में इन्होंने संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता की खोज की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे के बीजों में 1791 में बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए ये आया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है। इन्हें देखिए अगर आपसे पूछे कि जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज, तो जीवाणु की खोज भी यानी बैक्टीरिया की खोज करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को ही जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जीवाणु का जनक कहा जाता है इनको, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब ये किसकी खोज होगी? बहुभ्रूणता की खोज होगी। कि बहुभ्रूणता की जो खोज थी भाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1791 में संतरे के बीजों में की थी। ठीक है, अब बहुभ्रूणता होता क्या है? देखिए सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो फल होते हैं उनमें जो होते हैं एक बीज से यानी कि बीज में या बीजांड में एक ही भ्रूण होता है, एक ही भ्रूण। ठीक है, भ्रूण से क्या बनता है? फिर फल बनता है। ठीक है, लेकिन यहां पर होता क्या है, यहां पर बीजांड में, ठीक है, जब बीजांड में या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। जब बीजांड में या बीजों में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बहुभ्रूणता कहते हैं। तो यही डेफिनेशन है इसकी, देख लीजिए, जब बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो अंडाशय होता है, देखिए अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। ठीक है, और बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का। ठीक, तो ये होगी हमारी क्या? बहुभ्रूणता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? देखिए पहले इसकी बात करते हैं कि जो अनिषेक फलन है ये शब्द किसने दिया था। तो प्यारे बच्चों जो अनिषेक फलन जो शब्द है वो एक वैज्ञानिक में नॉल ने दिया। सर्वप्रथम नॉल ने अनिषेक फलन शब्द को प्रतिपादित किया था या दिया था। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है? अनिषेक फलन होता क्या है? जब अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो फलों में जो फल का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यानी अंडाशय में क्या होगा? निषेचन होगा। ठीक है, तो निषेचन से बाद में क्या होगा? फिर अंडाशय से फल का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर जो अंडाशय होता है उस अंडाशय में बिना निषेचन के ही, बिना असूत्री विभाजन के ही क्या हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो ऐसे जो फल होते हैं ना जो बिना निषेचन के फल में फल बन जाते हैं, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है अंडाशय से, तो वे ऐसे जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, यानी कि सीडलेस होते हैं, उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपने अंगूर देखा होगा, ठीक है, केला देखा होगा, केला में बीज नहीं होते हैं। अंगूर खाए होंगे आपने, अंगूर में बीज नहीं होते हैं। कभी कभी आप जब सेब खाते हैं, लेकिन मोस्टली वैसे तो सेब में क्या होता है? जो फल होता है हमारा उसमें क्या होते हैं? सीड होते हैं, यानी बीज होते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि आप पूरा सेब खा लेते हैं, उसमें बीज नहीं निकलता है। तो जो ऐसे जो फल होंगे तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये जो फल है जिसमें बीज नहीं है वो कैसा फल है? अनिषेक फलन, यानी कि उसमें अंडाशय में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो चुका है। ठीक है, हो जाता है। तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं बेटा? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, जब अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जो फल होंगे वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? बीज रहित होते हैं। ऐसे फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंग जनन किसे कहते हैं? असंग जनन किसे कहते हैं? तो देखिए असंग जनन जो होता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की। जो असंग जनन की जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक है विंकलर ने 1908 में असंग जनन की खोज की थी। अब देखिए असंग जनन होता क्या है? असंग जनन होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा पर नजर डालेंगे। कभी कभी पौधों में बिना असूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कभी कभी पौधों में असूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंग जनन कहलाती है। असूत्री विभाजन का मतलब युग्मक संलयन नहीं होते, यानी युग्मक जो होते हैं युग्मक संलयन नहीं होता है, उसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है या असूत्री विभाजन नहीं होता है, तो इससे बनने वाले जो नए पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असंग जनन कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा देखेंगे इसकी डेफिनेशन को एक बार और देखेंगे। कभी कभी पौधों में बिना असूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? असंग जनन कहते हैं। ठीक है, अब जो असंग जनन की जो प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है, यानी असंग जनन दो प्रकार से होता है पौधों में। पहला होता है कायिक जनन, दूसरा होता है अनिषेक बीजता। तो कायिक जनन में क्या होता है? कायिक जनन की बात करेंगे तो कायिक जनन क्या होता है कि कायिक जनन वो जनन होता है जब पौधों में किसी कलिका, तने या पत्ती से नए पौधे का जो निर्माण होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं। किसी कलिका, तने या पत्ती से नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा आलू है, गन्ना है, ठीक है, इनमें किसे होता है? या तो कलिका से या तने से या पत्ती से, ठीक है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं। तो दूसरा क्या है? अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या होती है प्यारे बच्चों? जब बिना लैंगिक जनन के बीज का बनना ही क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता कहलाता है। यानी कि बिना लैंगिक जनन के ही बीज का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखिए अगला क्वेश्चन है, अपरा या प्लेसेंटा क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपरा या प्लेसेंटा बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बार बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें प्यारे बच्चों इस पे स्टार बना लेना आप। अपरा जो क्वेश्चन है इस पे स्टार बना लेना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं अपरा क्या होता है। देखिए अपरा क्या होता है? यूटेरस यानी यूट्रस जो होता है, गर्भाशय जो होता है, इसे देखिए पहले थोड़ा समझिए इसे। गर्भाशय होता है, मान लीजिए ये क्या है? ये गर्भाशय है, और यहां पर गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण होता है। ये भ्रूण है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि यहां पर भ्रूण, यहां पर एक ऐसे धागा सा अटैच होता है गर्भाशय से। तो ये जो होता है, ये जो भ्रूण होता है, इस धागे से, ये जो धागा होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्लेसेंटा कहते हैं, इसी को ही अपरा कहते हैं। तो ये जो भ्रूण जो होता है, जब ये गर्भाशय में होता है, यानी माँ के गर्भाशय यानी माँ के पेट के अंदर जो भ्रूण जब होता है, तो जो माँ जो खाना खाती है, मान लीजिए जो भी खाना खाएगी माँ, मान लीजिए दाल रोटी खाती है, या दाल चावल खाती है, या रोटी खाती है, सब्जी खाती है, फ्रूट खाती है, तो क्या होता है? तो माँ जो खाना खा लेती है, ठीक है। माँ खाने के बाद में क्या होता है? जो भ्रूण जो होता है, अब वो ये उस खाने को डायरेक्ट तो लेगा नहीं, ठीक है, या वो जो भ्रूण, जो छोटा जो शिशु जो होता है, छोटा जो बच्चा जो होता है माँ के गर्भाशय के अंदर, तो वो डायरेक्ट खाना तो खाएगा नहीं, रोटी सब्जी तो खाएगा नहीं, दाल चावल तो खाएगा नहीं। तो वो क्या करता है? वो इसी अपरा की सहायता से जो माँ खाना खाती है उससे
उससे उस रस को, जो पाचक है, जब वो खाना पचता है तो पाचक रसों में टूट जाता है। तो उस पाचक रसों को, उस पाचक रस को ही इस धागे की सहायता से भ्रूण क्या करता है, भ्रूण उसे प्राप्त करता है, उसी मतलब रक्त से प्राप्त करता है, मां के रक्त से उसे प्राप्त करता है। यही कारण होता है जब डिलीवरी होती है, जब छोटा बेबी जब होता है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, जब शिशु जन्म लेता है, तो माँ को क्या होता है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है। तो वो यही कारण होता है, क्योंकि जो भ्रूण जो होता है, जो छोटा जो शिशु जो होता है, वो माँ के रक्त से पोषण लेता रहता है, खाना पीना लेता रहता है, ऑक्सीजन लेता रहता है और अपना पोषण लेता रहता है और वृद्धि करता रहता है। तो ठीक है, ये क्या कहलाता है, अपरा कहलाता है। अब देखिए डेफिनेशन देखिए इसकी, डेफिनेशन देखिए प्यारे बच्चों, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण, ये गर्भाशय है, ठीक है, और इसमें स्थित ये क्या, ये भ्रूण है हमारा, ठीक है, भ्रूण, गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता रहता है, तो उस अंग को ही हम क्या बोलते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक, और कभी कभी वो क्या पूछता है, अपराखिक कार्य पूछता है। तो अपराखिक कार्य क्या होते हैं, देखिए अपरा के जो कार्य होते हैं वो निम्न कार्य होते हैं। तो पहला कार्य क्या हो जाएगा भाई, ये जो अपरा जो है, अपरा का कार्य क्या हो जाएगा, इसके द्वारा भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जो हमारा जो अपरा होता है, अपरा के द्वारा भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पहला कार्य तो ये हो गया इस अपरा का। दूसरा क्या है, इसके द्वारा जो उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं, जो बेकार के जो पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो वेस्टेड जो पदार्थ होते हैं, जिनका शरीर में, जिनको शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टेड पदार्थ कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते रहते हैं। कहां पहुंचते रहते हैं, भ्रूण से रुधिर में पहुंचते रहते हैं। तीसरा कार्य क्या है इसका, अपरा द्वारा उत्पन्न हार्मोन, जो अपरा के द्वारा जो हार्मोन जो उत्पन्न होते हैं, वो हार्मोन शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। जब डिलीवरी होती है तो बच्चे के जन्म में वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। किसके द्वारा, उत्पन्न हार्मोन्स, अपरा के द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं वो शिशु के जन्म में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे एक से लेके हमने जो अभी जो श्रृंखला है हमारी, शॉर्ट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला चल रही है, ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें इस श्रृंखला में हमने 1 से लेके 7 यानी 1 से लेके 13 चैप्टर तक हम सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं। यानी कि लघु उत्तरीय जो प्रश्न आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, लघु उत्तरीय फर्स्ट वो 2 नंबर के होते हैं, ये 5 क्वेश्चन आते हैं, और लघु उत्तरीय सेकंड ये 3 नंबर के होते हैं और ये 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम यानी 1 चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज मतलब उनको कवर करेंगे। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला पार्ट है। इसमें हमने 5 क्वेश्चनों को लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे साथी हैं, जो हमारे साथी जो वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे सिर्फ एक ही हम निवेदन करेंगे कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करें उसको। भाई जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हमें भी मजा नहीं आएगा। और एक आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करें। कमेंट आप नहीं करते हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा या आप कुछ और क्वेश्चन चाहते हैं और अच्छे क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप हमें दिल खोलकर कमेंट करें ताकि हमें पता लगे। फिर हम उन्हीं कमेंट के आधार पर, आपके जो कमेंट होंगे उन्हीं कमेंट के आधार पर हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। तो मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, ये एक परिवार है। हम आपके साथ परिवार के, ये हमारा एक परिवार है, चैनल नहीं है, सभी आप सभी का परिवार है। हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आप उनमें तैयारी करते रहें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, अच्छे क्वेश्चनों की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।